प्राचीन समय की बात है। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु अर्थात यह नवग्रह एक स्थान पर एकत्रित होते हैं। परस्पर वाद विवाद होने लगा कि हम लोगों में सबसे बड़ा और श्रेष्ठ ग्रह कौन है। सभी अपने आप को बड़ा मान रहे थे, कोई भी अपने आप को छोटा कहा जाना पसंद नहीं कर रहा था। तो सभी ग्रह आपस में उलझते हुए अपने विषय के प्रति गंभीर होकर देवराज इंद्र के पास पहुँचे जाते हैं और बोलते हैं। वे बात टालने की कोशिश करते हुए बोले, मुझ में इतना सामर्थ्य तो नहीं है जो आपके छोटे और बड़े का निर्णय कर सकूं। मैं अपने मुंह से कुछ नहीं कह सकता, पर हाँ एक उपाय है। इस समय भूलोक में उज्जैन नगरी के राजा विक्रमादित्य सबसे पहले अच्छा और न्याय करने वाला राजा है, अतः आप सभी उनके पास जाओ। मैं आपका न्याय करने में असमर्थ हूँ, मगर राजा विक्रमादित्य अवश्य न्याय करेंगे। देवराज इंद्र के इन वचनों को सुनकर सभी गृह पृथ्वी लोक पर राजा विक्रमादित्य के दरबार में जा पहुँच जाते हैं और अपनी समस्या से उन्हें अवगत कराते हैं। राजा विक्रमादित्य उनकी बात सुनकर अत्यंत चिंतित हो जाते हैं और उन्हें कोई जवाब नहीं सूझता है। वह शांत रहते। वे मन ही मन सोच रहे थे कि यह सभी ग्रह किसे छोटा कहूँ और किसे बड़ा कहूँ। जिसे छोटा कहूँगा वही मुझसे कुपित हो जाएगा। न्याय के लिए जब यह मेरे पास आए हैं तो मुझे न्याय तो करना ही है। इस प्रकार न्याय करो। शांत चित्त से विचार करने के पश्चात एक उपाय उनके जहन आता है। फल स्वरूप उन्होंने स्वर्ण, चांदी, कांसी, पीतल, शीशा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहा 9 धातुओं के 9 सिंहासन बनवाते हैं और उन सभी आसनों को अपनी राज सभा में क्रम से विधि पूर्वक जैसे सोने का पीछे रखवा देता है। इसके पश्चात राजा राज ज्योतिषी को बुलवाकर आदेश देता है कि ज्योतिष ग्रंथों में जिस क्रम में ग्रहों का स्थान है उसी क्रम से ग्रहों के आसन ग्रहण करने की प्रार्थना की जाए। इस प्रकार सबसे उत्तम तथा सबसे आगे रखा हुआ मिलता है चांदी का सिंहासन चंद्रमा को तथा शेष धातुओं के सिंहासन अन्य ग्रहों को मिलते हैं। सबसे पीछे रखा हुआ लोहे का बना सिंहासन शनिदेव को मिलता है। राजा विक्रमादित्य की इस बात को अपना अपमान समझते हुए मेरे पराक्रम और मेरी शक्ति को नहीं जानता। सूर्य एक राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, राहु और केतु उल्टे चलते हुए केवल 18 महीने ही एक राशि पर रहते हैं। परंतु मैं एक राशि पर 2.5 अथवा 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने कठोर दुखी और कष्ट दिए है। राजन ध्यान पूर्वक मेरी बात सुनो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र पर जब मेरी 7.5 आई तो उन्हें राज्य त्याग कर वनवास को जाना पड़ा था। रावण पर 7.5 आई तो राम और लक्ष्मण ने लंका पर आक्रमण कर दिया था। उसकी सोने की लंका जल गई और रावण ने अपने कुल का नाश कर लिया था। हे राजन, अब तुम भी सावधान रहना। विक्रमादित्य ने अपनी बुद्धि और विवेक के अनुसार जो उचित न्याय सूझा वह मैंने करने की कोशिश की है। अब जो होगा वह भी देखा जाएगा। मैं आपकी धमकी से नहीं डरता हूँ। जैसा मेरे भाग्य में होगा वह तो भोगना ही पड़ेगा, चाहे अच्छा हो अथवा बुरा हो। राजा का न्याय सुनकर सभी ग्रह तो वहाँ से खुशी खुशी चले गए। कुछ समय तो ऐसे ही बीत गया, मगर कुछ समय बाद राजा विक्रमादित्य पर नवग्रह की 7.5 का प्रवेश होता है। शनिदेव ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया। देव घोड़ों के व्यापारी का रूप धारण कर अनेक सुंदर घोड़े साथ ले राजा विक्रमादित्य की राजधानी उज्जैन में पहुंच जाते हैं। को सुंदर और शक्तिशाली घोड़े खरीद कर लाने को कहता है। घोड़े बेहद सुंदर और शक्तिशाली थे। अश्वपाल उनके दाम सुनकर चौंक पड़ता है। उसे गहरा आश्चर्य होता है। उसने तुरंत राजा को खबर देता है। अश्वपाल के कहने पर राजा ने घोड़ों को देखा और एक अच्छा घोड़ा देखकर उस पर सवारी करने के लिए चढ़ जाता है। फिर घोड़ा राजा को लेकर एक घने जंगल में पहुंच जाता है तथा वहीं राजा विक्रमादित्य को अपनी पीठ से गिराकर अदृश्य हो जाता है। उसके बाद राजा और फिर शहर की ओर चल पड़ता है। राजा नगर पहुंच एक सेठ की दुकान में जाकर बैठ जाता है। राजा खुद को उज्जैन का निवासी और बीवी का नाम बताता है। साहूकार उच्च घराने का समझकर पानी पिलाता है राजा को। भाग्य उस दिन साहूकार की बिक्री पहले वालों दिनों की अपेक्षा अधिक हुई थी। तब सेठ ने राजा को भाग्यवान मानकर उसे अपने साथ अपने घर ले जाता है और भोजन कराता है। भोजन करते वक्त राजा विक्रमादित्य एक अद्भुत घटना देखता है। एक हार खूंटी पर लटक रहा था और खूंटी उस हार को निगल रही थी। इस अद्भुत दृश्य को देखकर उनके पैरों के नीचे की जमीन खिसकने लगत है, लेकिन वह चुप रहता है। सहसा भोजन के बाद जब साहूकार खूंटी पर से हार उतारने के लिए जाता है तो खूंटी पर वह हार नहीं मिलता है। तब उसने सोचा कि बीका के अलावा कोई और व्यक्ति उस कमरे में नहीं आया है, अतः हार की चोरी इसी व्यक्ति ने की है। सेठ जी ने बीका पर चोरी का आरोप लगाते हुए हार लौटाने को कहता है, पर राजा अपनी सफाई देते हुए कहता है कि हे सेठ जी, मैंने आपका हार नहीं चुराया है। मैंने तो हार को खूंटी को निगलते हुए देखा है। आपका हार खूंटी निगल गई है।